हेलो बच्चों, आपने चैप्टर प्रोबेबिलिटी पूरा एक बार पढ़ ही लिया है। अब एक बार इसको अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की मदद से, ताकि एक बार थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। तो ये पहले नंबर का सवाल है और इस सवाल में हमारे एक्सपेरिमेंट में 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स है। साफ मेंशन है 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स, और ए और बी दो इवेंट्स हैं, जिसमें इवेंट ए जो है वो 4 आउटकम का है और जो इवेंट बी है ये पूछा गया कि इवेंट बी में कितने आउटकम्स हों ताकि हमारे इवेंट ए और बी जो है वो नेचर में इंडिपेंडेंट हो। तो हमें तो बात समझ आ रही है कि हमारी सैंपल स्पेस 10 है। ए में कितने आउटकम्स हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं? 4 आउटकम्स हैं। बी के आउटकम्स हमें निकालने हैं। मान लेते हैं कि बी के आउटकम्स एक्स हैं, और चूंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो वो मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट थ्योरम को फॉलो करेंगे। तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? वाई एलिमेंट्स हैं। अब इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने की क्या कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितने आउटकम्स है फेवरेबल? 4। टोटल आउटकम्स कितने? 10, तो 4/10। बी की प्रोबेबिलिटी, बी में आउटकम कितने हैं? एक्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10। ऐसे आपने कितने क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से काम किया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने आउटकम्स हैं? वाई डिवाइड बाई 10। ये कैंसिल हो गया, तो वाई किसके इक्वल आ गया? 4/10 इंटू एक्स के इक्वल। और फर्दर देखेंगे तो वाई किसके इक्वल आ गया? 2/5 इंटू एक्स के इक्वल। वाई का मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक्स का मतलब एन ऑफ बी। अब एन ऑफ बी में कितने आउटकम्स हों ताकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इक्वल हो जाएं। अब आप ये भी देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, उसे इंटीग्रल फॉर्म में होना है, क्योंकि टोटल आउटकम्स जो है वो 10 हैं, तो उसकी संख्या 1 से लेकर 10 के बीच में कहीं हो सकती है। तो यहां पर एन ऑफ बी की वैल्यू क्या लें जिससे 2/5 टाइम्स एन ऑफ बी इंटीजर आ जाए? तो एन ऑफ बी की वैल्यू 5 हो सकती है, तब ए इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं। एन ऑफ बी की वैल्यू 10 हो सकती है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब एन ऑफ बी की वैल्यू 10 से बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि टोटल आउटकम्स ही कितने हैं? 10 आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू है एन ऑफ बी की वो आपकी क्या हो सकती है? 5 और 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहने को तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है, पर देखिए इसमें भी प्रोबेबिलिटी जो है वो किस तरह से यूज हो रही है। हमारे पास दो इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू 0, और हमें कंडीशन दे रखी कि जो ए बी सी डी है वो केवल 0 और 1 ये दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। एक तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है, और एक हमें ये निकालना है कि अगर हमारे सिस्टम का सोल्यूशन हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो दो चीजें हमारे लिए कि यूनिक सोल्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी और सोल्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए, तो इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, और एक थी सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू, और जो हमारे ए और बी हैं वो बिलोंग कर रहे थे 0,1 को। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें और आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि डिटर्मिनेंट की मदद से, क्रैमर्स रूल की मदद से अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक तब होता है जब डेल, जो कि कोएफिशिएंट से मिलके बनता है ए बी सी डी, ये डेल जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो ऐसी सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू जो है वो डेल एक्स अपॉन डेल होगी, y की वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल होगी। ठीक है ना, और डेल जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो x और y हमेशा नेचर में क्या होंगे? यूनिक होंगे। अब ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ए बी सी डी हमारे 0-1 के बीच में। तो एक तो पहले देखें कि ए बी सी डी के टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, जितने तरीके से ए बी सी डी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। तो ए कितनी तरह से वैल्यूज ले सकता है? 2 तरह से।
बी भी कितनी तरह से ले सकता है, 2 तरह से, सी भी कितनी तरह से ले सकता है, 2 तरह से, और डी भी कितनी तरह से ले सकता है, 2 तरह से। तो टोटल 16 डिटरमिनेंट बन सकते हैं यूजिंग द एलिमेंट 0 एंड 1। अब इन 16 डिटरमिनेंट में से ऐसे कितने डिटरमिनेंट होंगे जिनकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी? तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को देखें तो वो AD माइनस BC होगी, ठीक है। अब ये 0 नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखें, या तो वो 0 आएगा या वो 1 आएगा। तो यहां पर 2 केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि AD की वैल्यू 1 ले लें, तब BC की वैल्यू 0 ले लें। भाई BC अगर 0 लेंगे तभी जाकर डिफरेंस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर BC भी 1 ले लेंगे तो डिफरेंस भी 0 आ जाएगा। एक तो केस ही हो सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी कैसे, AD 1 कैसे हो सकता है? जब AB 1 हो और DB 1 हो। BC 0 कितनी तरह से हो सकता है? दोनों 0 हो जाए, कोई एक 0 हो जाए। तो 3 तरह से BC 0 हो सकता है, B1 C0, B0 C1, BB 0 CB 0। तो ये टोटल यहां पर BC 0 3 वेज में हो सकता है, और उस सिचुएशन में A और D की वैल्यू तो 1 1 ही रहेगी। तो टोटल पूरे की अगर बात करें तो ये टोटल 3 तरीके से हो सकता है, 3 वेज में। केस 2, सेम प्रोसेस, अब की AD 0 हो जाए और BC 1 हो जाए, दोनों सेम ही है। ये भी कितनी तरह से हो सकता है? 3 वेज में हो सकता है। तो टोटल 6 ऐसे वेज हो सकते हैं जब आपके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। और जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, जो कि कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6। और टोटल केसेस कितने थे आपके? 16, दैट इज 3/8। इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। ये तो स्टेटमेंट 1 था। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था? स्टेटमेंट 2 ये कह रहा था कि सॉल्यूशन हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। ऑब्वियस सी बात है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका तो सॉल्यूशन हमेशा ही होगा, यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। ऐसा हमने पहले ही क्रैमर्स रूल में पढ़ा हुआ है। तो हैज अ सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो तो श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। पर इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है इसलिए यूनिक होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यानी कि हमसे स्टेटमेंट 1 बोला गया कि यूनिक सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी तो 3/8 है, जो कि करेक्ट है। सॉल्यूशन है, श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 है, वो भी करेक्ट है। पर स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये जरूरी नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड 2 डिजिट नंबर बिलोंगिंग टू द सेट। तो आप एक बार तो प्रॉब्लम को वापस से पढ़िए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि 2 डिजिट नंबर का सेट जो है वो कहां है। वो ये कह रहा है कि रैंडमली सिलेक्टेड 2 डिजिट नंबर बिलोंगिंग टू द सेट। तो ये सेट है ना, ये सेट है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का। यानी सेट तो नेचुरल नंबर का ही है, पर ऐसे n जो 2 डिजिट के नंबर हैं और वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि 2 की पावर n-2 मल्टीपल ऑफ 3 हो। यानी सेट तो ये n का ही है। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर जितने भी हैं वो तो हमारी सैंपल स्पेस का काम करेंगे। तो 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं कहां से? 10 से, और कहां तक चल रहे हैं? 99 तक। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? ये टोटल नंबर्स हो गए आपके पास 90। तो आपकी सैंपल स्पेस बन गई 90, जहां पे नंबर आपका 10 से शुरू है और 99 तक जा रहा है। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक की बात? अब इनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जिसके लिए 2 की पावर n-2 मल्टीपल ऑफ 3 है, वो आपके लिए फेवरेबल नंबर्स हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ऐसे तो आसान है, बस केवल लैंग्वेज को समझना है और उसको ध्यान से थोड़ा सा 2 की पावर n-2 के लिए भी वर्कआउट करना है। तो ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो यहां पर 2 की पावर n-2
हमेशा 3 का मल्टीपल हो, ऐसे कौन से n होंगे? तो हमने क्या किया, हमने 2 की पावर n माइनस 2 में थोड़ा सा दिमाग लगाया और 2 को लिख दिया 3 माइनस 1 की पावर n माइनस 2। ठीक है, अब जरा आप इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखो, तो पहली टर्म क्या आएगी, 3 की पावर n इंटू NC0। अगली टर्म क्या आएगी, माइनस NC1 3 की पावर n माइनस 1, और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। लास्ट की टर्म आएगी NCn इंटू माइनस 1 की पावर n। ठीक है, और ये माइनस का 2। इसके पहले तक 3 रहेगा ही रहेगा। इसके पहले वाली जो टर्म आई थी y होगी आपकी NCn माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 3, तब जाकर ये NCn इंटू माइनस 1 की पावर n लास्ट में बची होगी, और ये सब के सब ऐसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप देखो ये सब तो 3k के फॉर्म के हैं, काश किसी तरह से ये भी 3 लैम्डा के फॉर्म का हो जाए। NCn की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो ये तो फाइनली क्या बच रहा है, माइनस 1 की पावर n माइनस 2। अब आप सोचो अगर n इवन हुआ तब तो माइनस 1 की पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 माइनस 2 जो है वो माइनस 1 बचेगा, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा। पर अगर n ऑड हुआ तो माइनस 1 की पावर ऑड हमेशा माइनस 1 होगी, और माइनस 1 माइनस 2 जो है वो हमेशा माइनस 3 होगा, जो कि 3 के मल्टीपल का काम करेगा। यानी कि इससे पता चलता है कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 3 का मल्टीपल तब होगा जब हमारा n का नेचर कैसा होगा, ऑड होगा। तो हम ये देखें कि हमारे पास जो टोटल 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स थे वो 90 थे, उनमें से कितने नेचुरल नंबर्स हमारे पास ऑड हैं, तो 90 में से आधे इवन है और आधे ऑड हैं, तो 45 नंबर्स जो हैं वो हमारे फेवरेबल होंगे, जो कि नेचर में ऑड हैं। और इसी से हम हमारी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 45 डिवाइड बाय 90, दैट इज हाफ। ठीक है, चलिए बच्चों, एक प्रॉब्लम फंक्शन के कंटेक्स्ट में भी प्रोबेबिलिटी का देखते हैं अपन। अब आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली चूजन ऑन टू फंक्शन। फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, g फ्रॉम s टू s सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। एक तो ऑन टू होना चाहिए और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देखो यहां पर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ऐसे 6 एलिमेंट्स हैं। अब 6 एलिमेंट्स ही S में हैं और आपको S से S में ऑन टू बनाना है, तो ऑन टू के लिए कोई भी एलिमेंट जो है वो अनएसोसिएटेड नहीं रहना चाहिए, तो 6 के 6 एसोसिएट होने चाहिए, तो वो 1 1 ऑन टू ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर टोटल ऑन टू फंक्शंस की बात करें, टोटल ऑन टू फंक्शंस, तो टोटल ऑन टू फंक्शंस 6 फैक्टोरियल के बराबर बनेंगे। ये 6 एलिमेंट्स आपस में 6 एलिमेंट्स के साथ अरेंज होकर कौन किसके साथ एसोसिएट होगा, क्योंकि सबको 1 1 होना पड़ेगा। अगर ये 1 1 नहीं हुआ तो फंक्शन ऑन टू नहीं रहेंगे, फिर वो इनटू बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तो हमें पता लगे कि 6 फैक्टोरियल होंगे। अब हमारे काम के ऑन टू फंक्शंस कैसे, हमारे काम के ऑन टू फंक्शंस जी वो ऐसे होने चाहिए जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जी ऑफ 3 2 टाइम्स जी ऑफ 1 हो, हाँ या ना। अब आप देखें कि यहां पर G1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बस इसी चीज को अपने को आइडेंटिफाई करना है, बाकी रेस्ट द प्रॉब्लम इज इजी। तो पहला केस क्या हो सकता है कि G1 की वैल्यू अगर 1 है तो ऐसी सिचुएशन में G3 की वैल्यू ऑब्वियसली 2 हो जाएगी। अब अगर आप इस मैपिंग को देखो, अगर G1 की वैल्यू 1 है तो G2 की वैल्यू, G3 की वैल्यू ऑब्वियसली आपकी 2 हो जाएगी। ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी एलिमेंट्स
कि हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर G1 1 है, G3 2 है, तो बाकी जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स है वो बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट्स के साथ कैसे भी एसोसिएट हो सकते हैं। दैट इज, अगर मैं पहले केस को देखूं तो पहले केस में एलिमेंट्स 4 फैक्टोरियल वे से एसोसिएट हो सकते हैं। G1 तो 1 के साथ एक तरीके से और G3 2 के साथ वो भी एक तरीके से, बाकी एलिमेंट्स अपने आप को 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरा केस लूंगा तो दूसरे केस में हो सकता है कि अब G ऑफ 1 कितना हो, 2। अगर G ऑफ 1 2 है तो ऐसी सिचुएशन में जब G3 2 G1 के बराबर है तो G3 कितना होगा, 4। ये दोनों 1 1 तरीके से पॉसिबल है। और जब ऐसा होगा तो अगर आप इसकी मैपिंग को देखोगे, ऐसे सेम ही प्रोसेस है। अब G ऑफ 1 की वैल्यू कितनी, 2, तो G ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 4। फिर से 4 एलिमेंट्स बच गए और वो बचे हुए 4 एलिमेंट्स के साथ कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। और G1 और G3 तो एक एक तरह से ही एसोसिएट होंगे। और ऐसे ही केस 3 की बात कर लें तो केस 3 में अगर G ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो ऐसे में G ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, 6। ये भी सेम तरीके से हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1। अब केस 4, अगर G ऑफ 1 4 है तो ऐसी सिचुएशन में G ऑफ 3 8 होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे टोटल नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शंस होंगे ऐड कर दें, दैट इज 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हमारे फेवरेबल ऑन टू फंक्शन 3 इंटू 4 फैक्टोरियल है और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे 6 फैक्टोरियल हैं। सो दिस इज 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल गया, एंड दिस इज 1/10। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/10। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आसान है, बस केवल थोड़ा सा सेट्स को यूज करना है और हल्की सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अपने को डेफिनेशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्रॉब्लम अच्छा है, बस थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस करनी है इस तरह के प्रॉब्लम्स की। यहां पर EC डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट, तो हम कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं और ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना। E1 E2 E3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही E2 E3, ऐसे ही E3 E1। ठीक है ना। और ये हमें दे रखा है कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 0 है। तो हमसे वैल्यू पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट मतलब बार इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक E1, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है। और हमें ये बात पता है ही सही कि आज अगर हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B पूछते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। हाँ या ना, बराबर ना। तो इसे भी क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसे E3 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखें, तो इसको अपन सीधे सीधे सेट से देख सकते हैं, जैसे कार्डिनलिटी देखते थे। ये आपका 3 सेट है, E1 E2 और E3। हमें चाहिए सिर्फ E1, हमें सिर्फ ये चाहिए, ओनली E1, दिस इलाका, ये शेडेड एरिया चाहिए। तो इसके लिए क्या करें अपन, इसके लिए हम सीधे E1 में से ये वाला इलाका माइनस कर दें, E2 इंटरसेक्शन E3 ये माइनस कर दें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 उसमें से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1, ये वाला गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3। ठीक है ना। ऐसा करने में ये वाला इलाका जो है 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक बार ऐड कर देते हैं, यानी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ऐसे डिवाइड बाय P ऑफ E1। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 0 दे रखा है तो हट ही जाएगा, और बाकी हमें पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दे रखे थे, तो ये P ऑफ E1 इसे लिख सकते हैं P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E1, ये P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E3 ये 0 है डिवाइड बाय P ऑफ E1। न्यूमरेटर में से सब में से P ऑफ E1 कॉमन आ जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E3। अब देख लो जरा ऑप्शंस को, किस पे कॉम्प्लीमेंट है, E2 पे कॉम्प्लीमेंट है कि E3 पे कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर E3 पे कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस P ऑफ E3, 1 माइनस P ऑफ E3 इज P ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट माइनस P ऑफ E2, और अगर E2 पे कॉम्प्लीमेंट होता तो P ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट माइनस P ऑफ E3। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है मैच कर रहा है यहाँ पर, वो फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए और एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है सिंपल। प्रॉब्लम क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन 5 डिजिट नंबर इज मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 2 डिजिट्स। यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 डिजिट का नंबर केवल 2 ही डिजिट से मिलकर बना है। ऐसे तो 5 डिजिट का नंबर जो है उसमें सारे डिजिट भी डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, पर इन्होंने इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी कि हमें एग्जैक्टली 2 डिजिट से मिलकर बनाए हुए 5 डिजिट नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 डिजिट नंबर के सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। ये सैंपल स्पेस है, पहली प्लेस पे कभी 0 आएगा नहीं, तो यहाँ पर 9 वेज से डिजिट आ सकते हैं। दूसरी प्लेस पे 10 वेज से डिजिट आ सकते हैं, तीसरी पे भी 10 वेज से, चौथे पे भी 10 वेज से, और पांचवे पे भी 10 वेज से डिजिट आ सकते हैं। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 4, ये टोटल 5 डिजिट के नंबर्स बन गए। अब इनमें से हमें वो नंबर्स निकालने 5 डिजिट के जिसमें एग्जैक्टली 2 डिजिट्स हैं। तो एग्जैक्टली 2 डिजिट के लिए हम एक काम करते हैं, पहला केस तो बनाते हैं कि जब कोई भी डिजिट 0 नहीं है, 0 वाले डिजिट को अलग से हैंडल कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास डिजिट 10 हैं, तो सबसे पहले हम नॉन जीरो डिजिट 2 नॉन जीरो डिजिट, तो सबसे पहले तो 2 नॉन जीरो डिजिट कैसे लें, आउट ऑफ द गिवन 9 नॉन जीरो डिजिट्स, तो 9 में से 2 डिजिट ले लो। ठीक है, अब उनसे नंबर बनाने, तो उनसे 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, अब जब आपने डिजिट 2 निकाल ही लिए तो हर एक प्लेस पे डिजिट कितनी तरह से आ सकता है, 2 तरह से। जो 2 डिजिट आपने सेलेक्ट किए कोई भी डिजिट आ सकता है, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम रही होगी कि शायद एक बार पांचों जगह पर एक ही डिजिट हो और एक बार पांचों डिजिट पे शायद दूसरा वाला डिजिट हो, यानी सेम डिजिट हो। ये तो बन गया आपके 2 की पावर 5, पर इसमें ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए आपने 2 डिजिट लिए, एक 3 लिया एक 4 लिया, तो हर जगह पर आपने 2-2 तरह से लिख दिया, पर कभी ऐसा हुआ होगा कि सारी जगह पे कौन आ जाए 3 या सारी जगह पे कौन आ जाए 4, तो वो अपन ने 2 केस क्या कर दिए, सबट्रैक्ट कर दिए। तो टोटल वेज थे, पर रिक्वायर्ड वेज जो है यहाँ पर हमारे काम के वो हैं 2 की पावर 5 माइनस 2। तो केस 1 से जो टोटल 5 डिजिट के नंबर बने, इन दोनों को देखें तो वो बने हमारे 9C2 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 2। जब कोई भी डिजिट नॉन जीरो, मतलब जो डिजिट है वो हमारा नॉन जीरो डिजिट है, उसमें जीरो नहीं है। केस 2 क्या ले सकते हैं, केस 2 ले सकते हैं जब एक डिजिट हमारा जीरो हो और एक नॉन जीरो। तो तय है कि एक डिजिट तो जीरो है, और एक नॉन जीरो डिजिट लेने के लिए 1 नॉन जीरो डिजिट एंड 1 जीरो। तो नॉन जीरो डिजिट लेने का तरीका कितना, 9 में से कोई भी एक, 9C1, और जीरो को लेने का एक ही तरीका। तो ये तो टोटल 9 तरीके हो गए। अब इनसे नंबर बनाने वापस से 5 डिजिट के हैं, अभी भी 2 डिजिट, पर यहां पर स्टार्टिंग में कौन नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, एक तरीका। अब दूसरी प्लेस को फिल करने के वापस से 2 तरीके, 2 तरीके, 2 तरीके। पर इसमें क्या हुआ होगा,
हो सकता है इन सभी जगह पर जो डिजिट आपका फर्स्ट प्लेस पर आया शायद वही डिजिट इन सब प्लेस पर भी आ जाए। ऐसा एक ही केस बनेगा, क्योंकि अब जीरो तो जो है फ्रंट पोजीशन पे तो जीरो आ नहीं सकता, वो चारों पर आ सकता है, तो सारे डिजिट्स आइडेंटिकल तो बने नहीं वहां पर। हमें चाहिए दो डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, यहां तो आपने कोई भी जो नॉन जीरो डिजिट था वो रख दिया, अब अगर आगे जीरो आ भी गए तो भी हमारे पास दो डिफरेंट डिजिट्स हो गए। पर हमें यार टेंशन क्या है, जो डिजिट हमारा पहली पोजीशन पर आया शायद 2 वेज देने पर वो डिजिट आगे भी सभी प्लेसेस पर आ सकता है, तो वो वाला केस अपन माइनस कर दें, यानी 2 की पावर 4 माइनस 1 वेज। तो केस 2 के टोटल जवाब कितने आ गए, 9c1 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 वेज। ये फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, टोटल वेज हमारे पास है ही सही। हम अगर कैलकुलेट करें तो अब हमारे फाइनल प्रोबेबिलिटी जो होगी इन दोनों केसेस को लेकर वो आएगी 9c2 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 2 प्लस 9c1 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 135 अपॉन 10 की पावर 4 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और मीन और वेरिएंस का है। तो इसमें एक नोटेशन है जो कि एनसीईआरटी के अंदर बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि आपको b ऑफ n कॉमा p, एक तो इसका मतलब समझ आना चाहिए। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और एक नोटेशन और दिया हुआ है, जैसे ऐसे लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब वो बाइनोमियल ट्रायल्स जिसमें आपको 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इन दो चीजों को समझना है और इस पर बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स 7 है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 7 ट्रायल, और p उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो p आ गई, फेलियर की वो 1 माइनस p हो जाएगी, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर 7 ट्रायल्स हैं, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस, और ये किसके इक्वल है, 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 सक्सेस। तो 3 सक्सेस का मतलब 7 में से 3 सक्सेस 7c3, p की पावर 3, बचे हुए फेलियर 1 माइनस p की पावर 4। ऐसे ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालते थे। दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 7c4 p की पावर 4 1 माइनस p का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो p क्यूब से तो ये उड़ गया 4, 1 माइनस p क्यूब से ये उड़ गया 4, तो हमारे पास बचा कितना, 7c3 इंटू 1 माइनस p इक्वल्स टू 5 टाइम्स 7c4 इंटू p। अब इसे सॉल्व कर हम सबसे पहले तो p की वैल्यू निकालते हैं। तो 7c3 का मतलब कितना हो गया, 765 अपॉन 6, दिस इज 35 इंटू 1 माइनस p, दिस इज 5 टाइम्स 7c4, वो भी 35 ही है। चाहते तो सीधे कैंसिल कर सकते थे 7c3 और 7c4, ठीक है ना, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे, तो कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस p दिस इज इक्वल्स टू 5p, तो 6p इक्वल्स टू 1, तो p की वैल्यू कितनी, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 और फेलियर की प्रॉपर्टी उसे क्यू मान लेते हैं, दैट इज 5/6, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जब p मिल गया, q मिल गया, n मिल गया, तो हमारे को तो मीन और वेरिएंस ही निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है np और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq। और पूछा भी क्या उन दोनों का, सम पूछा है, तो यहीं पर ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, सम जब पूछा है तो np कॉमन ले लेना, 1 प्लस q, व्हाट इज n, 7, व्हाट इज p, 1/6, 1 प्लस q यानी 1 प्लस 5/6 दैट इज 11/6, ठीक है। तो कितना आ गया, 77/36, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए और एक
बेहतर प्रॉब्लम देखते हैं। Out of three independent events, E1, E2 and E3, the probability that only E1 occurs, केवल इवेंट E1 अकर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ठीक है। इवेंट E2 अकर हो उसकी प्रोबेबिलिटी बीटा है और इवेंट E3 अकर हो उसकी प्रोबेबिलिटी गामा है, ठीक है ना। अल्फा इवेंट E1, केवल E1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी नहीं, केवल इवेंट E1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ठीक है। इवेंट E1 की कुछ और हो सकती है, पर केवल इवेंट E1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। लेट द प्रोबेबिलिटी P दैट नन ऑफ द इवेंट्स E1, E2 और E3 अकर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। P इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ऑल द गिवन प्रोबेबिलिटीज आर बिटवीन 0 to 1, ओके। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालना है। पहली बात तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 पता ही नहीं है, हमें तो ये पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओनली E1 अकर उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा है, अकेले E1 की नहीं पता है हमें भाई E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो A है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो B है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो है वो C है। ये इनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी के, मतलब E1 अकर हो इसकी प्रोबेबिलिटी A, E2 अकर हो इसकी प्रोबेबिलिटी B, E3 अकर हो इसकी प्रोबेबिलिटी C, ठीक है ना। अब अल्फा क्या चीज है ये देखो आप, अल्फा है कि E1, E2, E3 में से सिर्फ E1 अकर हो, यानी अल्फा का मतलब P ऑफ E1 अकर हो पर E2 और E3 अकर नहीं हो, इस चीज को बोल रहे हैं अल्फा। और चूंकि हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम इसको लिख सकते हैं P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 बार इंटू P ऑफ E3 बार। P ऑफ E1 का मतलब A, P ऑफ E2 का मतलब E2 बार का मतलब 1 माइनस B, इसका मतलब 1 माइनस C, ये है अल्फा। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली बीटा की बात कर लेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अकर ना हो, E2 अकर हो और E3 भी अकर ना हो, दैट इज 1 माइनस A इंटू B इंटू 1 माइनस C। और ऐसे बच्चों गामा की वैल्यू दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ E3 अकर हो, सिर्फ E3 अकर हो, ये दोनों अकर ना हो, बाढ़ लगा दिया भैया ना। दिस इज 1 माइनस A 1 माइनस B इंटू C, ठीक है। और P क्या चीज है, कोई भी इवेंट अकर ना हो, यानी P किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो ना बड़े P और छोटे P में। दिस इज E1 भी अकर ना हो, E2 भी अकर ना हो, E3 भी अकर ना हो, दिस इज 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C, गॉट इट। ये है सिचुएशन। अब आपका ये दो रिलेशन दिए हुए हैं जिनको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले हम पहला रिलेशन देख लेते हैं, दैट इज अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा को लेके चलते हैं। अगर मैं अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करूँ ना बच्चों, तो देखो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये तो P बन जाएंगे, ठीक है ना। बचेगा क्या, A बचेगा, B बचेगा और 1 माइनस सी बचेगा। यानी अगर मैं राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूं अल्फा बीटा को, जैसे ये है ना अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो जब मैं अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे ए बी 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, वो तो P के बराबर हो गया, ये 1 माइनस सी और वो जो P के बराबर था उसको ऐसे लिख दिया ताकि P को P से कैंसिल करने में आसानी हो। जब मैं अल्फा में से 2 बीटा माइनस करूंगा तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं अल्फा में से 2 बीटा माइनस करूं तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी भी कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। ये अपन ने 1 माइनस सी कॉमन ले लिया और बचेगा क्या, ये 1 माइनस सी कॉमन आ गया, अल्फा यानी ए इंटू 1 माइनस बी, हाँ या ना, ऐसे, और माइनस 2 टाइम्स बी इंटू 1 माइनस ए, बी इंटू 1 माइनस ए, पी से पी गया, 1 माइनस सी से 1 माइनस सी गया, वी आर लेफ्ट विद ए माइनस ए बी माइनस 2b प्लस 2ab
इज इक्वल टू ए बी सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू 2b के बराबर आएगा। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरे रिलेशन को यूज करूंगा, दैट इज, ठीक है, बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इक्वल्स टू 2 बीटा गामा। तो उसको देखें, तो बीटा माइनस 3 गामा, बीटा माइनस 3 गामा, तो बीटा में से जब 3 गामा माइनस करेंगे तो दोनों में तो 1 माइनस ए कॉमन आ गया, बचेगा क्या, बीटा बी इंटू 1 माइनस सी माइनस 3 टाइम्स गामा, दैट इज सी इंटू 1 माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा गामा। जब बीटा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी तो आएगा ही आएगा, जो कि पी के बराबर हो जाएगा, और बीसी के साथ 1 माइनस ए और बचेगा, साथ में एक पी आएगा, और इधर भी एक पी था, ठीक है ना, तो पी से क्या हो गया, कैंसिल, 1 माइनस ए 1 माइनस ए से क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बी माइनस बी सी माइनस 3c प्लस 3bc इक्वल्स टू 2bc, और ये आ रहा है मेरे पास b इक्वल्स टू 3c। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। मुझे निकालना था E1 और E3 की प्रोबेबिलिटी, यानी E1 E3 का मतलब मुझे निकालना था a डिवाइड बाय c। तो यहाँ पे 2b, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b की वैल्यू आ जाएगी 6c, और मैं इस 2b की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरी a बाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। तो प्रॉब्लम है सिंपल, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की लैंग्वेज है। चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। सबसे पहले लेट mod x denotes the number of elements in the set x। बेसिकली कार्डिनलिटी को डिनोट करता है। S में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, where each element is equally likely to occur। A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जो कि सैंपल स्पेस S से एसोसिएटेड है। हमें इन इवेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, एक तो इस तरह से कि वो इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा उनकी जो कार्डिनलिटी है वो इस रूल को ओबे करे, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट। तो एक काम करते हैं, ये है सेट A, ये है सेट B, ठीक है ना, हमें किस में कितने एलिमेंट लेने हैं ये हम चेक करते हैं। मान लेते हैं सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल आपके m हैं, सेट B में जो एलिमेंट्स हैं टोटल उन्हें n मान लेते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स p मान लेते हैं, तो यहाँ बचे हुए एलिमेंट्स आ जाएंगे m माइनस पी, यहाँ बचे हुए एलिमेंट्स आ जाएंगे n माइनस पी। अब हमें पता है कि हमारे को इवेंट्स इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, यानी p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p ऑफ a इंटू p ऑफ b। तो p ऑफ a की प्रोबेबिलिटी, a में m एलिमेंट्स है तो m/6, b की प्रोबेबिलिटी n/6, दोनों में कॉमन कितने p, वो p/6। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि mn की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6p के इक्वल, ठीक है ना। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि a में जो एलिमेंट्स हैं m वो n से बड़े हो और n किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। ऐसे कितने सेट्स अपन a और b बना सकते हैं, ये इस प्रॉब्लम की एक अच्छी बात थी। तो थोड़ा सा डिसीजन लेना आना चाहिए, एक रास्ता आपको बनाना आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने m लिख दिया, मैंने n लिख दिया और मैंने p लिख दिया, और हम एक टेबल टाइप बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हो सकता है p की वैल्यू 1 हो, यानी अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट p, एक एलिमेंट कॉमन है, तो उस समय mn का प्रोडक्ट जो है वो 6 होगा, क्योंकि जैसे आप p को 1 लिखोगे तो mn का प्रोडक्ट 6 होगा। तो mn क्या क्या हो सकते हैं, वो कितनी तरह से 6 बन सकते हैं जब m की वैल्यू n से बड़ी हो। तो एक तो हो सकता है कि m में 3 एलिमेंट आ जाए, n में 2 आ जाए। एक ऐसा भी हो सकता है कि m में 6 आ जाए, n में 1 हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो m को n से बड़ा करना है, ठीक है। अगर m में 3 n में 2 और दोनों के कॉमन एलिमेंट p यानी 1 है, तो कुल मिलाकर हमें कुछ ऐसा देखना है कि इसके चांसेस क्या होंगे।
तो सबसे पहले दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 है, तो अपन 6 में से कोई भी एक एलिमेंट पहले दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, 61। अब n में भी एक आ गया और m में भी एक आ गया, मतलब जब अपन ने कॉमन एलिमेंट एक रख दिया तो a में भी ऑलरेडी एक एलिमेंट आ गया और b में भी ऑलरेडी एक एलिमेंट आ गया। b में टोटल चाहिए कितने, 2, तो b के लिए 1 चाहिए और a के लिए 2 चाहिए, तो बच्चे हमारे पास 5, तो 5 में से 1 ले लेते हैं सेट b के लिए, ठीक है। बच्चे कितने, 4, 4 में से 2 ले लेते हैं सेट a के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक तो आप ले चुके। भाई आपको टोटल एलिमेंट 3 चाहिए, आपने पहले से एक दोनों में कॉमन ले लिया, तो बचे हुए आपको टोटल a में 3 एलिमेंट चाहिए, तो आपको बचे हुए 2 लेने हैं। समझ गए मेरी बात? ऐसे यहाँ पे बचा हुआ 1 लेना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 30 and 42 is 6, so 30 into 6 is 180, ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरे को देखें, दोनों में कॉमन एलिमेंट 1, ठीक है। कॉमन एलिमेंट लेने का तरीका 61, एक एलिमेंट कॉमन आ गया। अब सेट बी में कोई एलिमेंट जो कॉमन है उतने ही एलिमेंट है, यानी उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। वो एक तरीके से सेट ए में 6 एलिमेंट होने चाहिए, एक ऑलरेडी ले चुके, 5 लेने, तो 5c 5, ये कितनी तरह से हो गया, 6 बेस से हो गया। अब p अगर कितना है 2, तो 6 2 12, mn का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। अब mn कितनी तरह से 12 हो सकता है, एक तो 6 into 2, एक 4 into 3, ऐसे हो सकता है। तरीका वही। अब 2 एलिमेंट कॉमन, ये लीजिए 62, n में यानी सेट बी में टोटल एलिमेंट्स भी 2 होने चाहिए, वो ऑलरेडी आ चुके, into 1। अब a में टोटल एलिमेंट आने चाहिए थे 6, 2 ऑलरेडी आ चुके, 4 लेने, तो 4c4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62 का मतलब 15, ठीक है ना। आप लॉजिक समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने, 2, यानी यहां पर ऑलरेडी कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, 2। अब हमें n में 3 चाहिए, मतलब b सेट में 3 चाहिए, तो यहां पर एक एलिमेंट और चाहिए, और हमें a सेट में 4 एलिमेंट चाहिए, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2 और चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि अब आप यहां के लिए देखेंगे तो 6 में से पहले तो आपने 2 ले लिए, अब बचे आपके पास 4, 4 में से 2 और चाहिए a को, तो a को और 2 दे दिए, बचे 2, 2 में से और एक चाहिए किसको, b को, 2c1। इसे सॉल्व करें कितना आता है, 6c2 is 15, 15 4c2 is 6, 90, 92 is again 180, ऐसे। अब p में 3 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6 3 18, 18 कितनी तरह से आ सकता है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ 6 और यहाँ 3, उसे सिंप्लीफाई करें, 6 एलिमेंट्स कॉमन लेने, 6c3। अब b को चाहिए नहीं, b में पूरे के पूरे 3 आ गए, a को 3 और चाहिए, बचे भी कितने, 3c3, ठीक है ना, और b के लिए 1। 6c3 की वैल्यू 6 5 4 20, 20 ये आ जाएंगी, हाँ या ना। जब आपने p को 3 लिया तो 6 3 18 था और ये वैल्यू आ रही है। अब अगर आप इन सब केसेस को देखें, क्या हम p को 4 ले सकते हैं, बिल्कुल p को 4 भी ले सकते हैं। जब p को 4 लेंगे तो 6 4 24, हाँ या ना। 4 लेने पर वही बात, m को 6 एलिमेंट्स और n को 4 एलिमेंट्स, उसके तरीके वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो 64, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 4 ले लिए, अब n का तो काम हो ही गया, उसको 4 ही चाहिए, तो वो एक तरह से। अभी a को चाहिए थे 6, 2 और बचे हैं, तो इंटू 2c2, ऐसे, हाँ या ना। तो 64 की वैल्यू मतलब 62, दैट इज 15, ये वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर p कितना है 5, तो फिर से 6 इंटू 5, क्योंकि p अगर 5 है तो 6 5 30, तो a में 6 एलिमेंट हो जाए और b में 5 एलिमेंट हो जाए, बराबर यहां तक की बात। उसे लेने का तरीका सिंपल, 65, ठीक है, पांचों के पांचों आ गए, b को देना ही नहीं है, a को अभी और एक एलिमेंट देना है, बचा भी एक है, तो 1c1, इसकी वैल्यू कितनी, 6। इतनी पॉसिबल केसेस होंगे
जो आपके सेट ए और सेट बी बनाएंगे। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है, ठीक है ना। 180 180 15 15 30, ठीक है ना। तो 180 प्लस 30 तो ये हो गया 6 6 12 12 एंड 20 32, ठीक है। ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है आप देखो, ठीक है। 180 प्लस 180, ठीक है ना। 360 प्लस 62 422, 360 प्लस 62 दैट इज 422, जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आपके निकल कर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्टाइल है, पहले तो प्रॉब्लम समझें और बाद में जो है वो इजी वे में जो है आप अगर एक बार लॉजिक समझ गए तो कैलकुलेट करना भी जो है हमारे लिए आसान होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। देयर आर 16 प्लेयर्स S1 S2 से लेकर S16 तक जो कि एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पेयर्स एट रैंडम। From each pair, a winner is decided on the basis of game played between the two players. Assume that all the players are of equal strength. तो दो पार्ट है प्रॉब्लम के। पहला पार्ट तो ये कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर S1 इज अमंग द 8 विनर्स, यानी जो पहली बार दो दो लोगों के 8 मैच होंगे उनमें से S1 जीते। तो पहला वाला जो पार्ट है वो तो सिंपल है भाई, S1 जीते तो आपने ग्रुप बना दिए, अब दो दो के ग्रुप बन गए। S1 किसी X पर्सन के साथ ग्रुप में होगा, ऐसे और S2 किसी Y पर्सन के साथ ग्रुप में होगा। अब हम चाहते हैं कि ऐसे 8 मैच होंगे, तो इन 8 मैचों में से S1 जो है वो जीते। तो S1 के जीतने के लिए, क्योंकि हर एक ग्रुप में से एक इंसान के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो तो 50-50 है, तो ये पहले वाला जो आपका पार्ट है कि S1 जीते तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत क्लियर है कि वो किसके इक्वल होगी, हाफ के इक्वल। तो पहले का आंसर तो बहुत सिंपल है कि वो हाफ हो जाए। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्लेयर्स S1 एंड S2 इज अमंग द 8 विनर्स। यानी जिस तरह से यहां पर S1 जीत कर आया, तो ये कहना चाहते हैं कि भाई या तो S1 जीत कर आए या S2 जीत कर आए। जो 8 विनर्स हैं उसमें या तो सिर्फ S1 हो या S2 हो, तो दोनों में से एक विनर होना चाहिए। तो पहला तरीका तो ये हो सकता था कि S1 और S2 ही मैच खेल लेते। अगर S1 S2 का ही ग्रुप बन जाता और दोनों ही मैच खेल लेते तो उसमें से कोई एक ही जीतता, बहुत क्लियर कट हो जाता। तो दोनों एक ही ग्रुप में हैं, इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं। टोटल कितने तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, टोटल 16 पेयर है, आपको दो दो के ग्रुप बनाने, तो 2 फैक्टोरियल कितने ग्रुप बनाने, 8। तो आपको ग्रुप बनाना आता ही है। ये तो बन गए टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप। अब आप चाहते हो कि S1 S2 तो एक ही ग्रुप में डाल दें और बाकी 7 ग्रुप और बना दें बचे हुए 14 लोगों से। तो आपकी जो रिक्वायर्ड इवेंट है, उस रिक्वायर्ड इवेंट की अगर हम बात करें तो बचे हैं टोटल 14 फैक्टोरियल, और उससे 2 फैक्टोरियल के दो दो लोगों के 7 ग्रुप बना दें इनटू 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑलरेडी S1 S2 का बन गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी इस इवेंट की, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 8 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करें, ये गया 8 फैक्टोरियल है तो 7 से 7 गया 8 बच गया, 16 है तो 16 इंटू 15 इंटू 14, 14 से 14 गया, यहाँ पर बचेगा 15, 16 से 16 भी गया, सॉल्व कर आ रहा है 1/15। S1 S2 एक ही ग्रुप में हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/15 है, और जब S1 S2 एक ही ग्रुप में है तो उनमें से जीतेगा कोई एक, यानी कि 1/15 कुछ प्रोबेबिलिटी है जब S1 और S2 में से कोई एक ही जीते। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो केवल केस 1 डिस्कस किया है। जब ये दोनों एक ही ग्रुप में, अब अगर ये दोनों अलग अलग ग्रुप में होते, S1 S2 अलग अलग ग्रुप में होते, तब क्या सिचुएशन होती। तो यहां थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि S1 S2 सेम ग्रुप में है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 है, तो उनके अलग अलग ग्रुप में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/15। when S1 and S2 are not in same group, are not in same
ग्रुप, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1 माइनस 1/15, दैट इज 14/15। 14/15 इस बात की प्रोबेबिलिटी कि S1 S2 अब अलग अलग ग्रुप में, और जब 8 विनर्स की बात करेंगे तो हर एक ग्रुप में से कोई एक विनर आएगा। अब हमें ध्यान रखना है, पहले तो S1 S2 अलग ग्रुप में, इसकी प्रोबेबिलिटी 14/15। अब हर एक ग्रुप में से विनर की बात करनी है। जैसे जिस ग्रुप में S1 है वहां से वो जीत गया, जिसमें S2 है वो हार जाए, ऐसे। या फिर अलग अलग ग्रुप में है, जिसमें S1 खेल रहा था ग्रुप में, वहां से S1 हार जाए और S2 जीत जाए। ठीक है, तो दिस इज 14/15। S1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और S2 के हारने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। अगेन 14/15, सेम कंडीशन। समझे नहीं समझे? सॉल्व करोगे कितना आएगा? ठीक है ना, 14/15, 1/4, 1/4, 1/2, सो दिस इज अगेन, ठीक है ना, 14/15 इंटू हाफ, दैट इज अगेन 7/15। तो 7/15 किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी, या तो S1 जीत कर आ जाए या S2 जीत कर आ जाए, 7/15 उसकी प्रोबेबिलिटी है, और एक 1/15 थी पहले। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जब 8 विनर्स में से चाहे S1 हो चाहे S2 हो, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। ये भी काम की प्रोबेबिलिटी, ये भी काम की प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों का सम कितना? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 1/15 प्लस 7/15, हाँ या ना, दैट इज 8/15। तो सेकंड वाले का आंसर आपका हो जाएगा 8/15। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। C इज एन इवेंट इन विच एग्जैक्टली वन ऑफ A और B अकर्स, यानी दोनों में से कोई एक अकर हो। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, हाँ या ना? ठीक है, अब C एक इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली वन ऑफ A और B अकर होता है, ठीक है ना, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन है। अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो हमें ये भी पता है कि A बार एंड B बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। हमें ये भी पता है कि A और B बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, ठीक है ना। तो इनका यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को करते हैं। तो C का मतलब क्या है? C का मतलब है या तो A अकर हो B अकर ना हो, या फिर A अकर ना हो B अकर हो। और मुझे चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालना है तो ये अपन ऐसे प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ C दैट इज एग्जैक्टली वन ऑफ A और वन ऑफ B अकर्स। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके इक्वल है, लेट अस से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज X एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज Y। ये अज्यूम कर लेते हैं, A के अकर होने की B के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता लग गई। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ C? प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A? X। B के अकर नहीं होने की 1 माइनस Y, A के अकर नहीं होने की 1 माइनस X, और B के अकर होने की Y, तो लिख सकता हूं Y इंटू 1 माइनस X। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकल कर आ गई, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब हमें यह प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार से बड़ी है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इसकी कितनी 1 माइनस एक्स, इसकी कितनी 1 माइनस वाई। क्लियर है यहां तक? अब ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई और हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू पी ऑफ सी से छोटी है। तो इसी को सिंप्लीफाई करें, इसको ध्यान से देखें, इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, पूरे एक्स प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करने की हमारी इच्छा है। तो इसे कैसे क्रिएट करें? अब हमें पता है कि x की प्रोबेबिलिटी भी, x की वैल्यू भी 0 से 1 है और y की वैल्यू भी 0 से 1 है, हाँ या ना? तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी, यानी x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब, या फिर 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई होगी। क्योंकि आप देखो इसमें से तो कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये वैल्यू जो है ये बड़ी है। क्लियर है यहां तक की बात? तो अपन क्या करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, इसे लिख सकते हैं y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, केवल x और y को मल्टीप्लाई किया है। फिर से ध्यान से देखें तो इसे लिख सकते हैं x इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, x माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ऐसे है, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। तो मैंने x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और x स्क्वायर को इससे और मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से। सिमिलरली y इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, आप देखेंगे x इंटू 1 माइनस वाई प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स, और ये माइनस हो रही है टर्म्स, ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं। फिर से ये टर्म देखें तो ये सब्ट्रैक्ट ही हो रही है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फिर किससे छोटा है, x इंटू 1 माइनस वाई प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स, ये सर। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? यही तो एक्सप्रेशन है जो P ऑफ C के इक्वल है, यानी P ऑफ C बड़ा है किससे? इससे। और यही हमें प्रूव करना था कि P of C is greater than this expression. Got it? So finally I can say P of A union B into P of A bar intersection B bar is less than P of C. Thank you. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A coin has a probability P of showing head when tossed, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी P है, हेड नहीं आने की यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है, हाँ या ना? अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी P है तो हेड नहीं आना यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। अब कॉइन को आपको n टाइम्स टॉस करना है। Pn denotes the probability that no 2 or more consecutive heads occur. Pn का मतलब क्या है? No 2 or more consecutive heads occur. ठीक है, हमें फाइंड करना है कि P1 यानी एक बार कॉइन टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, दो बार टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जब कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आए। तो पहला केस P1 का मतलब एक बार टॉस करना है और कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आए। ऑब्वियस सी बात है, एक बार जब कॉइन टॉस करेंगे तो कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आएंगे, यानी ये इवेंट हमारा श्योर इवेंट है, यानी P ऑफ 1 की वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, केस 2, अब मुझे P2 निकालना है। तो केस 2 में अगर मुझे P2 निकालना है तो दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आने चाहिए दो बार टॉस करने में। तो क्या क्या आ सकते हैं,
हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता था, और एक पॉसिबिलिटी थी कि हेड हेड भी आ सकता था। टोटल 4 ही केस बनते। तो या तो हम एक काम करते, 1 में से माइनस कर देते दोनों कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी को, या फिर इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। हेड की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी। सॉल्व करेंगे, p माइनस पी स्क्वायर, p माइनस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2p, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, p 2p कैंसिल, एक p स्क्वायर से एक p स्क्वायर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस पी स्क्वायर। अब अगर n 3 या 3 से बड़ा है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, तो हमें n टॉसेस के अंदर कहीं पर भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स या उससे ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव हेड्स ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी प्रूव करनी है इसके बराबर। तो यहां पर भी 2 बातें हो सकती है। मान लेते हैं कि हम n बार टॉस करेंगे, पहली बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तीसरी बार टॉस किया, ऐसे n-1 टाइम्स टॉस किया और ऐसे n टाइम टॉस किया। अब nth टॉस क्या है, मान लेते हैं कि nth टॉस टेल आया, क्या आया, तो इसके पहले n-1 टॉसेस में कोई भी हेड, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स ना आए, तो हमें किसकी मदद लेनी है, हमें इस pn की मदद लेनी है। pn का मतलब क्या है कि n टॉसेस में कहीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आते, उसको डिनोट कर रहे हैं pn से। अगर हमारा लास्ट टॉस टेल था तो उसके पहले n-1 टॉसेस में कहीं भी 2 या 2 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आए, हम उसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं किससे, हम उसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर सकते हैं किससे, pn-1 से, क्योंकि अगर ये pn है तो n-1 टॉसेस में भी कहीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आए, उसे डिनोट कर सकते हैं pn-1 से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी pn-1 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। एक तो ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि अगर लास्ट क्या आया, अगर लास्ट टॉस हेड है तो इसके पहले n-1 टॉसेस है। अब व्हाट अबाउट दिस वन, यहां पर हेड भी आ सकता था, यहां पे टेल भी आ सकता था, पर अगर हेड अगर हमारे काम का नहीं है, तो अगर लास्ट टॉस को हेड होना है तो उसके जस्ट पहले वाले टॉस को क्या होना पड़ेगा, टेल। अब यहां बच्चे कितने, n-2 टॉसेस, ऐसे n-2 टॉसेस। इन n-2 टॉसेस पर कहीं पर भी 2 कॉन्जिक्यूटिव या उससे ज्यादा हेड्स ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को फिर से डिनोट कर सकते हैं किससे, pn-2 से, ठीक है। और इसका जवाब आ जाएगा pn-2, इस पे टेल आया 1 माइनस p, और लास्ट वाले पे हेड आया, दैट इज p। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी, इन दोनों को ऐड कर दें तो n टॉसेस का परिणाम लिखा जा सकता था। तो pn विल बी इक्वल्स टू pn-1 इंटू 1 माइनस p प्लस p इंटू 1 माइनस p इंटू p ऑफ n-2, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ये, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम पढ़ लें। A box contains 12 red and 6 white balls, and balls are drawn from the bag one at a time without replacement. हम एक एक करके बॉल निकाल रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे, जो कि एक इंपॉर्टेंट रीजन था इस तरह का क्वेश्चन कराने का, कि वैसे तो क्लास में बताया गया कि हम एक एक करके बॉल निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट, या हम एक साथ बॉल निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कैलकुलेशन और सेम रिजल्ट आएंगे। अब if in 6 draws there are at least 4 white balls, यानी पहले 6 ड्रॉज में कम से कम 4 व्हाइट बॉल्स आ रही हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अब नेक्स्ट 2 ड्रॉज में एग्जैक्टली 1 व्हाइट बॉल आए।
यानी ये काम तब जब आप पहले 6 ड्रॉज में कम से कम 4 व्हाइट बॉल्स लाएं और फिर अगले 2 ड्रॉज में एग्जैक्टली 1 व्हाइट बॉल लानी है। तो सिंपल है। खैर अपन एक काम करते हैं, 3 इवेंट ले लेते हैं, एक इवेंट ए, एक इवेंट बी और एक इवेंट सी। इवेंट ए इस बात का कि देयर आर एग्जैक्टली 4 व्हाइट इन फर्स्ट 6 ड्रॉज, ठीक है। इसी तरह से एग्जैक्टली 5 व्हाइट इन फर्स्ट 6 ड्रॉज, ठीक है ना। और 6 ड्रॉज में 6 की 6 व्हाइट, ठीक है ना, ठीक है। ऑल 6 आर व्हाइट, ठीक है। इवेंट ई मान लेते हैं कि एग्जैक्टली 1 व्हाइट इन नेक्स्ट 2 ड्रॉज, अगले 2 ड्रॉज में एग्जैक्टली 1 व्हाइट, ठीक है। तो अब इवेंट ई कैसे कैसे अकर हो सकता है? इवेंट ई तो तब भी अकर हो सकता है जब ए अकर हो या बी अकर हो या सी अकर हो। तो इवेंट ई के अकर होने के तरीके हैं, ए अकर हो तो भी ई अकर हो सकता है, बी अकर हो तो भी ई अकर हो सकता है, सी अकर हो तो भी ई अकर हो सकता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए अकर हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन ए हैज अकर्ड, ऐसा फॉर्मूला लगाना है, पढ़ा हुआ है अपन ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जब पता है कि बी अकर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पता है जब सी अकर हो गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहां साफ नजर आ रहा है कि जब पहले 6 ड्रॉज में ही 6 की 6 व्हाइट बॉल निकल गई तो बैग में व्हाइट बॉल बची नहीं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन सी हैज अकर्ड, इसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या हो गई? 0 हो गई। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई। अब हमारे पास तो केवल 2 ही कैलकुलेशन के लिए बचा है। तो इन दोनों को कैलकुलेट कैसे करें? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी पहले 6 ड्रॉज में हमें 4 व्हाइट बॉल्स निकालनी है। तो एक काम करेंगे, टोटल 18 बॉल्स हैं, 18 में से 6 बॉल निकालने के तरीके 18C6, उसमें से हमें 4 व्हाइट चाहिए, टोटल व्हाइट 6 है तो 6C4, बाकी बची हुई 12 बॉल्स हैं तो उनमें से 2 12C2। इस तरह से आपने एग्जैक्टली 4 व्हाइट बॉल्स निकाल ली। अब अगले 2 ड्रॉ में 18 में से 6 बॉलें निकल चुकी हैं, बची है 12 गेंदें, तो 12 में से अब 2 गेंदे और निकाल रहे हैं। अब इन 2 गेंदों में इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 1 व्हाइट हो, तो हमारे पास 2 तो व्हाइट बची है और 10 दूसरे रंग की बची है, यानी 10 रेड बची है। तो 2 में से 1 और 10 में से भी 1, तो एग्जैक्टली 1 व्हाइट बॉल होगी, ठीक है ना। 2C1 एंड 10C1। तो ये तो तब जब आपकी इनिशियली 6 ड्रॉज में 4 व्हाइट बॉल्स आई थी। ऐसे ही अब अगर 5 व्हाइट बॉल्स आई तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर से 18C6, 5 व्हाइट बॉल के लिए 6C5, एक बॉल दूसरे कलर की, दैट इज 12C1। हाँ या ना? क्लियर है बात? अब फिर से हमें 2 बॉल्स निकालनी है, 6 निकल चुकी हैं, बची कितनी? 12, तो 12C2, उसमें व्हाइट कितनी बची है? 1, तो 1C1, एक तो व्हाइट के लिए, और 11 बॉल्स जो है वो हमारे पास दूसरे कलर की थी, उसमें से भी एक बॉल, यानी 11C1, ठीक है। तो ये हमारा ये 1C1 है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारी प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, जो हम चाहें तो इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमसे बोला है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कैन बी लेफ्ट एज सच। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 3 players A, B and C toss a coin cyclically in the order, that is पहले A फिर B फिर C फिर से A B C, इस तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हेड नहीं आ जाता। लेट P be the probability that coin shows head, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है
वो p है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है। ठीक है, let alpha, beta and gamma be respectively the probabilities that a, b and c get the first head। तो प्रूव करना है कि तो बीटा 1 माइनस पी टाइम्स अल्फा है और हमें इनकी अल्फा बीटा गामा की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी वैल्यूज निकालनी है, यानी ए बी और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि अल्फा बीटा गामा के थ्रू दी गई है। तो ए कैसे जीत सकता है? हाउ ए कैन विन? ए कैन विन फर्स्ट थ्रो में ही जीत जाए, क्योंकि सबसे पहला नंबर ही उसी का आएगा। तो ए पहली बार में क्या दे दे? हेड दे दे। एक तरीका तो ये था, जीत गया, गेम में ही खत्म हो गया। अब मान लीजिए पहले चांस में नहीं जीता, तो पहले चांस में ए हार गया, बी को भी हारना पड़ेगा, सी को भी हारना पड़ेगा, और फिर अब चौथे चांस में वापस से ए जीते यानी हेड आ जाए। हाँ या ना? ठीक है, ऐसे ही ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया, फिर ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया, सेवेंथ चांस में वापस से ए जीते, और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर मुझे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? पी। टेल टेल टेल, तो 1 माइनस पी कितनी बार? 3 बार, अगेन इंटू पी, फिर 1 माइनस पी कितनी बार? 6 बार, अगेन इंटू पी, चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, पी कॉमन ले लीजिए, इनफाइनाइट जीपी बनेगी, दैट इज 1/1 माइनस ऑफ 1 माइनस पी का क्यूब। क्लियर है यहां तक? ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर मुझे बी को जिताना है तो बी कैसे जीत सकता है? बी कैन विन। हाउ बी कैन विन? पहली बार ए हारे फिर बी जीते, या फिर ए हारे, बी हारे, सी हारे, फिर से ए हारे और फिर बी जीते, या फिर ए हारे, बी हारे, सी हारे, फिर ए हारे, बी हारे, सी हारे, फिर ए हारे, तब कहीं बी जीते। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी बी के जीतने की तो वो कैसे हो जाएगी? हेड की इसकी प्रोबेबिलिटी, टेलर हेड की, यानी 1 माइनस पी इंटू पी प्लस 1 माइनस पी की पावर 4 इंटू पी, फिर 1 माइनस पी की पावर 7 इंटू पी एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। पूरे में से 1 माइनस पी इंटू पी कॉमन ले लिया जाए, यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस पी का क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां से अगर फिर से आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये आएगी आपके पास 1 माइनस पी इंटू पी एंड दिस इज 1/1 माइनस पी का क्यूब। ठीक है, ये बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया किससे? अल्फा से, और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी को बीटा से। तो एक तो हम अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल सकते हैं आसानी से। हमारी अल्फा की वैल्यू ये रही p इंटू 1 माइनस पी का क्यूब, दिस इज अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज बीटा। सो इफ आई डिवाइड बीटा विद अल्फा, और आई कैन डू वन थिंग, हम यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, हम यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसकी, ये किसके इक्वल है? ये अल्फा के इक्वल है। सो बीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी इंटू अल्फा, और हमें ये प्रूव करना था। अब बच्चों हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 से, हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन नंबर 2 से, हमें गामा की वैल्यू निकालनी है। तो हम गामा की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम बहुत सिंपल लॉजिक से काम कर सकते हैं। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 के बराबर होगा, तो गामा को लिखा जा सकता है 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। दिस इज 1 माइनस, हमें अल्फा की वैल्यू पता है, हमें बीटा की वैल्यू पता है, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो अल्फा की वैल्यू कितनी? p अपॉन 1 माइनस पी का क्यूब, बीटा की वैल्यू 1 माइनस पी इंटू पी अपॉन
1 माइनस पी का क्यूब। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास गामा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये जेई का पूछा हुआ सवाल है और ये पैराग्राफ के फॉर्म में 2 क्वेश्चंस हैं। आप एक बार प्रॉब्लम पढ़ लें। There are 5 students S1, S2, S3, S4 and S5 in a music class and for them there are 5 seats, ठीक है, ये seats हैं R1, R2, R3, R4 and R5 arranged in a row where initially the seat Ri is allotted to student Si, यानी जिस स्टूडेंट की जो सीट है वो उसी को अलॉट की जाती है, मतलब इनिशियली उसी को की जानी थी। बट ऑन द एग्जामिनेशन डे द 5 स्टूडेंट्स आर रैंडमली अलॉटेड द 5 सीट्स। तो इससे पहला क्वेश्चन पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द एग्जामिनेशन डे द स्टूडेंट S1 गेट्स द प्रीवियसली अलॉटेड सीट्स R1 एंड नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स गेट सीट प्रीवियसली अलॉटेड टू हिम और हर। कहने का मतलब स्टूडेंट S1 को तो अपनी सीट मिले, बाकी बचे हुए चारों को अपनी सीट ना मिले, ठीक है, और रैंडमली सीट अलॉट की गई है। तो जो पहला वाला पार्ट है क्वेश्चन का वो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज करना है और उसमें लॉजिक ये यूज करना है कि आपके पास स्टूडेंट है S1, S2, S3, S4, S5, सीट्स है आपकी R1, R2, R3, R4, R5। तो सैंपल स्पेस क्या होगी? सीट्स तो रैंडमली अलॉट की गई हैं, तो कितनी तरह से सीट्स अलॉट की जा सकती हैं? ऑब्वियस सी बात है 5 फैक्टोरियल से स्टूडेंट्स को अरेंज कर दें तो टोटल वेज हो सकते हैं सीट अलॉट करने के। ये अब हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट S1 को तो R1 ही मिले, S1 को तो R1 ही सीट मिले और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को अपनी अलॉटेड सीट ना मिले। तो ये चारों के चारों स्टूडेंट्स जो हैं ये अपनी सीट्स पे डीअरेंज हो जाएं, यानी कहने का मतलब डीअरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। तो 4 ऑब्जेक्ट्स के डीअरेंजमेंट की वैल्यू या तो आपको याद रहनी चाहिए या आप निकाल भी सकते हैं, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, जो कि सॉल्व करने पे 9 आएगा। आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इस चीज की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/120, दैट इज 3/40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 3/40 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम क्वेश्चन है पर अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे। फिर से TI denotes the event that the student SI and SI plus 1 do not sit adjacent to each other on the day of examination। आप ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ें। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एक इवेंट है TI। TI का मतलब SI और SI plus 1 दोनों स्टूडेंट एडजेसेंट ना बैठे, दे डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 S, यानी T1, T2, T3 और T4 के होने की प्रोबेबिलिटी जहां पर T1 का मतलब है, जहां आपको TI का मतलब बताया गया था, तो T1 का मतलब है कि S1 और S2 साथ में नहीं बैठने चाहिए। T2 का मतलब हो गया S2 S3 साथ ना बैठे, T3 का मतलब हो गया S3 S4 साथ ना बैठे और T4 का मतलब हो गया S4 S5 साथ ना बैठे। ये कोई भी साथ बैठे हुए नजर नहीं आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। हम क्या करें, हमें तो वो केसेस निकालने हैं जब S1 S2 साथ ना बैठे, S2 S3 साथ ना बैठे, S3 S4 साथ ना बैठे और S4 S5 साथ ना बैठे। तो हम उल्टा चलते हैं, हम एक काम करते हैं, हम केस बनाते हैं कि S1 और S2 साथ में बैठे, ठीक है। तो अगर S1 S2 साथ में बैठे हैं तो S3 S4 S5 ये कैसे भी बैठ सकते हैं।
हमारा मेन एम था कि S1 S2 साथ बैठे, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं जब S1 S2 साथ बैठे, तो इसको एक यूनिट मान लिया, अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज से, S1 S2 आगे और पीछे दोनों तरह से बैठ सकते हैं इंटू 2। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी कि S1 S2 साथ बैठे, ठीक है ना। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं S1 S2 S3 S4 S5 और हमें इनमें से पॉसिबिलिटीज निकालनी है, ठीक है ना। तो S1 S2 साथ बैठे, हमने इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। जैसे S1 S2 साथ बैठ रहे हैं वैसे हम S2 S3 की निकाल सकते हैं कि S2 S3 साथ बैठे हैं, तो S2 S3 साथ बैठे हैं, उसके लिए क्या करें, ये S1 फिर से S4 फिर से S5, उसका भी जवाब बच्चों 4 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा। और सेम S3 S4 के लिए भी हो जाएगा, सेम, और सेम S4 S5 के लिए भी हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू सेम आएगी, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। इसकी वैल्यू भी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 आएगी और इसकी वैल्यू भी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 आएगी। दैट इज 24 इंटू 2 दैट इज 48। सबकी वैल्यू 48 आएगी। और ये इस बात के तरीके कि S1 S2 साथ बैठे हैं, S2 S3 साथ बैठे हैं, S3 S4 साथ बैठे हैं, S4 S5 साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर वेन डायग्राम या सेट थ्योरी को यूज कर लें आप, तो इसको आप ऐसा इवेंट मान लो कि ये कोई इवेंट है A, ये कोई इवेंट है B, ये कोई इवेंट है C, ये कोई इवेंट है D। तो 4 इवेंट का केस है, ठीक है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं कि S1 S2 और S2 S3 साथ बैठे हैं, ठीक है ना। यानी देखो आप, हम A इंटरसेक्शन B देख रहे हैं, S1 S2 भी साथ बैठे हैं और S2 S3 भी साथ बैठे हैं, यानी इस पूरे को एक ब्लॉक बना लीजिए। बचे कौन, S4 S5। समझ पा रहे हैं ना बात। अब S1 S2 भी साथ बैठे हुए हैं और S2 S3 भी साथ बैठे हुए हैं, तो इन्हें बिठाने के तरीके क्या हो गए, इसको एक यूनिट मान लें, 1 2 3, तो टोटल वेज कितने, 3 फैक्टोरियल। और S1 S2 S3 1 2 3 ऑर्डर में बैठ सकते हैं और 3 to 1 के ऑर्डर में बैठ सकते हैं, यानी ये कितनी तरह से, 2 तरफ से। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 12। जैसे A इंटरसेक्शन B आया, वैसे ही हम B इंटरसेक्शन C यानी कि S2 S3 और S4 को साथ बिठा लें, S2 S3 S4 को साथ बिठा लें, ये S5 और ये S1, इसे बिठाने के तरीके भी कितने, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज अगेन 12। ऐसे ही हम C इंटरसेक्शन D यानी S3 S4 S5 इन्हें साथ बिठा लें, ये S1 S2, सेम जवाब 3 फैक्टोरियल अगेन इंटू 2 दैट इज 12, ठीक है ना। आप समझ लेना ये कि ये एक यूनिट बन गया, ये 2 ऑब्जेक्ट है, टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो इन तीनों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। और S1 S2 S3 ऐसे भी बैठ सकते हैं, S1 S2 S3, और वो ऐसे भी बैठ सकते हैं S3 S2 S1, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप। C इंटरसेक्शन D आ गया। अब A इंटरसेक्शन C भी निकाल सकते हैं। A इंटरसेक्शन C का मतलब क्या, S1 S2 साथ बैठे और S3 S4 साथ बैठे, ये A इंटरसेक्शन C है। इन्हें साथ बिठाइए, इन्हें साथ बिठाइए, और ये S5। तो इसे बिठाने के तरीके कितने हो सकते हैं, टोटल यूनिट्स 3 हो गए तो 3 फैक्टोरियल। अब S1 S2 आगे पीछे दोनों तरफ से बिठाए जा सकते हैं 2 तरह से, ऐसे S3 S4 वो भी 2 तरह से। ये कितना हो जाएगा, 24 वेज ये बन जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक। फिर A इंटरसेक्शन C के साथ A इंटरसेक्शन D, इसकी बात करें तो A इंटरसेक्शन D में क्या होगा, A इंटरसेक्शन D का मतलब S1 S2 साथ बैठे हैं, S4 S5 साथ बैठे ऐसे, तो इसका भी जवाब क्या होगा, सेम 3 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज 24। ऐसे ही B इंटरसेक्शन D, तो B इंटरसेक्शन D का मतलब S2 S3 साथ बैठे, S4 S5 साथ बैठे, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू भी सेम 3 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज 24। हाँ या ना, ये 1 2 3 4 5
सारे केसेस आ गए जितने पॉसिबल केसेस आने चाहिए थे। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनते रहिए बस। हम 3-3 का लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ऐसे 3-3 के 4 केस बनेंगे। वो चारों केसेस भी जो हैं आप देख सकते हैं यहां पर। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेना है। ए का मतलब S1 S2 साथ बैठे हैं, ठीक है, S2 S3 साथ बैठे हैं, S3 S4 साथ बैठे हैं, ये साथ बिठा दिया अपन ने, और ये S5। तो ऐसा करने का तरीका कैसे हो सकता है? टोटल 2 यूनिट्स हो गए, इसको 1 यूनिट मान लेंगे, तो टोटल वेज हो गए 2 फैक्टोरियल, और S1 S2 S3 S4 को जो साथ बिठाना है इसे 2 तरह से बिठा सकते हैं, या तो 1 2 3 4 या 4 3 2 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ गया, तो B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D निकाल लेते हैं। दैट इज S2 S3 S3 S4 ऐसे ये साथ बैठे, S2 S3 S3 S4 और S4 S5 साथ बैठ रहे हैं। S1 को अलग कर दिया, इसे बिठाने के भी सेम तरीके, 2 फैक्टर into 2 दैट इज 4। A C और D, A C D का मतलब S1 S2 साथ बैठे, हाँ या ना? C का मतलब S3 S4 और D का मतलब S4 S5, तो S3 S4 S5 ये साथ बैठे। भाई A यानी S1 S2 साथ बैठे, C इंटरसेक्शन D का मतलब S3 S4 और S4 S5 साथ बैठे। इसे अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल S1 S2 S2 S1 दो तरह से, ये S3 S4 S5 या S5 S4 S3 ये भी 2। इसके तरीके कितने? 8 तरीके। और ऐसे ही A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D, इसका मतलब S1 S2 साथ बैठे, S2 S3 साथ बैठे, और D का मतलब S4 S5 साथ बैठे। तो इसका जवाब आ गया आपका अगेन 2 फैक्टोरियल into 2 into 2 दैट इज ऑल्सो 8। ये 3-3 वाले केस आ गए, और 4 वाले केस देखें, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, तो S1 S2 S3 S4 S5 सबके सभी साथ ही बैठ जाएं। तो इसे बिठाने के 2 ही तरीके हैं, या तो S1 S2 S3 S4 S5 या S5 S4 S3 S2 S1, दैट इज 2 वेज। ये हमने पॉसिबल वेज निकाल लिए, क्योंकि 4 सेट्स का इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा रहे हैं। इन सबका अगर हम सम निकालें, ये वो केसेस हैं जब कोई भी 2 S1 S2 या S2 S3 या S3 S4 या S4 S5 साथ बैठ रहे हैं, जबकि हमें तो चाहिए साथ ना बैठे। तो पहले तो हम इनके साथ बैठने के टोटल केसेस निकाल लेते हैं, वो कितने आएंगे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहां से देखोगे तो इस सिग्मा टाइम्स n ऑफ A की वैल्यू आ जाएगी, इन सबका सम करेंगे, दैट इज 48 into 4, दैट इज 4 8 32 3 192। अगर इन सब की बात करें तो ये सिग्मा टाइम्स n ऑफ A इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, हाँ या ना? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 12 into 3 36 प्लस 24 into 3 दैट इज 72, तो 36 प्लस 72 दैट इज 8108। ठीक है, ऐसे ही ये 3 की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 and 4 8 16 दैट इज 24, और ये चारों का आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो n ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D की जरूरत है, जो कि किसके बराबर आ गया? n ऑफ A माइनस सिग्मा n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस सिग्मा n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस सिग्मा n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ठीक है ना? सम माइनस प्लस और फिर माइनस। सिग्मा n ऑफ A की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, पीछे देखें 192 108, तो 192 108, 3 की वैल्यू 24 और ये -2, सॉल्व करेंगे तो 192 और 24 6 1 216 एंड 108 एंड 2 110, माइनस कर दें 6 तो 106। तो वो केसेस हैं जब कोई भी 2 साथ बैठ रहे हैं। टोटल केसेस कितने थे बिठाने के? टोटल केसेस से बिठाने के 120, उसमें से 106
माइनस कर दें, क्योंकि तो हमारे काम के हैं ही नहीं। तो हमारे काम के कितने केस बचे? 14 केसेस बचे। किसके 14 केसेस? T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 के 14 केसेस बचे, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 14/120, इसे सिंप्लीफाई कर 7/60 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर इस प्रॉब्लम का वो है 7/60। ठीक है, आप आराम से इसको वापस से अपने हाथ से करिए। इंक्लूजन एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है।